students, good morning. Today we are going to continue the remaining figures of speech. In the last lecture, in the last session, we had already discussed some important figures of speech. In today's lecture, there is the continuation of some more. Now let us see one by one. The sixth figure of speech is antithesis. What is that? Antithesis. Antithesis is very important figure of speech. It is based on contrast. What said? Based on contrast. ये ध्यान में रखना है. In antithesis, two contradictory means contrasting. You can say opposite ideas are placed or arranged against each other in one or two balancing parts of a sentence. देखिए मैंने क्या कहा है, एंटीथेसिस में होता क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है. दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, आइडियाज, वन अगेंस्ट ईच अदर वाक्य में यूज किए जाते हैं. वाक्य में मतलब कैसे, कोई एक वाक्य है, उसके दो इक्वल बैलेंस होने वाले पार्ट्स रहते हैं. एक वर्ड पहले पार्ट में आता है तो दूसरा वर्ड दूसरे पार्ट में आता है. इसलिए मैंने कहा कि टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स और आइडियाज आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन वन और टू बैलेंसिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ये ध्यान में रखना है. अब एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा. देखिए इधर पहला एग्जाम्पल है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. क्या कहा मैंने? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. पहला पार्ट कौन सा? ये पूरा वाक्य है. पहला पार्ट है यूनाइटेड वी स्टैंड, दूसरा पार्ट है डिवाइडेड वी फॉल. अब एक वर्ड इधर है यूनाइटेड, उधर गया डिवाइडेड, इधर है स्टैंड, उधर है फॉल. तो ऐसे वर्ड्स मतलब यूनाइटेड, डिवाइडेड, ये एंटीथेटिकल वर्ड्स है, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स है. कैसे सेट किए हैं? दो अलग अलग पार्ट्स में, बैलेंसिंग पार्ट्स में सेंटेंस के. जैसे ये भी है स्टैंड, फॉल. दिस इज द एंटीथेटिकल स्टेटमेंट. हियर इज यूज ऑफ एंटीथेसिस. अनदर एग्जांपल देखिए, वन फ्रॉम द ईस्ट and one from the west. One from the east, one from the west. East, west. ये पहला पार्ट है, दूसरा बैलेंसिंग पार्ट इधर आ गया वेस्ट. तो ऐसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी या यू कैन से कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट ईच अदर. तीसरा एग्जांपल देखिए, give every man thy ear but few thy voice. अब यहां every, few ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है. every उधर है, few. तो ऐसे वर्ड्स अगर यूज किए जाते हैं तो यहां पर एंटीथेसिस का यूज हुआ है, ये हम कह सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी कम्स एंड गोज. क्या कहा? शी कम्स एंड गोज. कम्स, गोज, ये वर्ड्स है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, अपोजिट वर्ड्स है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जोर की बारिश आती है, लोग जो रास्ते पर भीड़ से जा रहे हैं वो अचानक रास्ते से गायब हो जाते हैं, अपने अपने घर लौटते हैं. द एम्प्टी हाउसेस फील्ड. क्या हुआ? जो घर पहले एम्प्टी थे अब वो फिल हो गए. एम्प्टी हाउसेस फील्ड. एम्प्टी एंड फील्ड टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है. दो कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स का यूज कैसे किया है देखिए. नेक्स्ट, द ओपन विंडो शट्स विथ अ बैंग.
ओपन, शट, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। द ओपन विंडो शट्स विथ अ बैंग, ओपन शट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। नेक्स्ट, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। यहां क्या हुआ है? स्पीच, साइलेंस, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। पहला है स्पीच पहले पार्ट में, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है साइलेंस दूसरे पार्ट में। हेंस ध्यान में क्या रखना है एंटीथेसिस में कि एंटीथेसिस इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट, दैट इज टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स और आइडियाज आर प्लेस्ड अगेंस्ट ईच अदर इन वन और टू बैलेंसिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरी फिगर ऑफ स्पीच देखिए, ऑक्सीमोरॉन। क्या कहा मैंने? ऑक्सीमोरॉन। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये एंटीथेसिस की ही एक स्पेशल टाइप है। तो एंटीथेसिस में जैसे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, वैसे यहां पर भी कॉन्ट्रास्ट ही दिखाई देने वाला है। मतलब दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट। अब देखिए यहां एंटीथेसिस से ये डिफरेंट कैसे है, क्या अलग हम इसमें ध्यान में रख सकते हैं? एक पॉइंट है, देखिए कि इन ऑक्सीमोरॉन contradictory, two contradictory, you can say opposite words are arranged immediately one after another, एक के बाद एक तुरंत यूज किए जाते हैं। तो ऐसा जो यूज होता है उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। एंटीथेसिस में क्या था? दो बैलेंसिंग पार्ट्स में दो डिफरेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज किए थे। यहां पे वैसे नहीं हो रहा है, यहां दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स एक के बाद एक तुरंत आ रहे हैं, तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, एग्जांपल्स देखो। पहला एग्जांपल, इट्स एन ओपन सीक्रेट। देखो बच्चों, इट्स एन ओपन सीक्रेट। क्या कहा? ओपन सीक्रेट। दो वर्ड्स है, ओपन जो सबको पता होता है, सीक्रेट जो किसी को पता नहीं होता है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इमीडिएटली एक के बाद एक आए हैं, तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे लाइन में हम कह सकते हैं देयर इज यूज ऑफ ऑक्सीमोरॉन। दूसरा एग्जांपल देखिए, इट्स अ टेरिफिक ब्यूटी। क्या कहा? टेरिफिक ब्यूटी। किधर गया? यहां, टेरिफिक ब्यूटी। देखो बच्चों, ब्यूटी टेरिफिक नहीं होती है। सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते वक्त आपको कैटरीना कैफ दिखती है, उसको देखकर आप डर जाते हैं और घर में भाग जाते हैं, मम्मा 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 कैटरीना जा रही है। नहीं, आप घर पे भागकर नहीं जाओगे, उसे देखते रह जाओगे। तो क्या है वो? कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्ट करने वाली होती है ब्यूटी, टेरिफिक नहीं होती है। तो यहां टेरिफिक, ब्यूटी, ये जो वर्ड्स है दोनों, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इनका यूज एक के बाद एक इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर हुआ है। यहां हम कह सकते हैं हियर इज ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी एक्सेप्टेड इट एज अ काइंड क्रुएल्टी। काइंड क्रुएल्टी क्या है? काइंड उसका अपोजिट है क्रुएल्टी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक के बाद एक यूज किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज द वाइजेस्ट फूल इन द वर्ल्ड। वाइजेस्ट फूल, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, वाइजेस्ट होशियार, फूल बेवकूफ। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, दो अपोजिट वर्ड्स है जो एक के बाद एक यूज किए हैं ऑक्सीमोरॉन में। नेक्स्ट, अमरीश पुरी वॉज एन ऑनरेबल विलेन। क्या हुआ देखो, अमरीश पुरी वॉज एन ऑनरेबल विलेन। ऑनरेबल सम्माननीय, विलेन गुंडा, सम्माननीय गुंडा। अरे ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये मिसमैच करता है, मैच नहीं होता है। तो यहां ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इट्स एन ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। कॉपी यानी नकल, ओरिजिनल और कॉपी ये अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट करने वाले वर्ड्स है। हेंस देयर इज ऑक्सीमोरॉन। वन मोर, द चाइल्ड वॉज फाउंड मिसिंग।
फाउंड मिसिंग, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। देखिए ये अलग अलग एग्जांपल्स है ऑक्सीमोरॉन के, कैसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर अरेंज किए हैं, ये मैंने आपको बताया। अगर इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं है ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूं। वन मोर फिगर ऑफ स्पीच, पैराडॉक्स। व्हाट इज दैट? पैराडॉक्स। अगेन इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट। तो ये तीन फिगर्स ऑफ स्पीच है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट अलग अलग प्रकार से तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में हमें दिखने वाला है। ये दो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। नाउ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में होता क्या है, देखो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पैराडॉक्स इज द स्टेटमेंट, जब हम देखते हैं पढ़ते हैं तो इट सीम्स अपेरेंटली एब्सर्ड, एब्सर्ड दिखता है, इम्पॉसिबल लगता है, बट व्हेन वी थिंक और इट देन हमें ऐसे कंक्लूड हम कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रूथ है, ये ट्रू हो सकता है। तो ध्यान में क्या रखना है, पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपेरेंटली सीम्स एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये वर्ड ध्यान में रखना है आपको, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एट फर्स्ट बट मे बी ट्रू, मीन्स इट मे रिवील द ट्रूथ। ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल्स देखो। पहला एग्जांपल, द किंग इज डेड, लीव लॉन्ग द किंग। क्या है देखो, द किंग इज डेड, लीव, ये डेड एंड लीव कैसे वर्ड्स है देखो, डेड एंड लीव, इनका ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी यूज वर्ड्स का यूज वहां पर किया है। सबसे पहले तो सेंटेंस देखते ही हमें वो एब्सर्ड लगता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। बाद में अगर डिटेल में हम सोचते हैं तो ये जो किंग है वो बहुत अच्छा काम करने वाला था, ही वॉज पॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट्स, लोगों को मतलब क्या कह सकते हैं हम कि लोग उसे फेवर करते थे। ही वॉज जस्ट किंग, बहुत ही अच्छा किंग था। तो वो अगर मर भी जाता है तो वो मरने वाला है नहीं, लोग उसे उसकी अच्छी कर्मों से हमेशा के लिए जीवित रखने वाले हैं, ऐसा उसका रियल मीनिंग अब आने वाला है। ये ट्रूथ है। तो सोचने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये रियल हो सकता है। तो दिस इज पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है ये, पैराडॉक्सिकल। दूसरा देखिए, he that loses the life shall save it। देखिए, he that loses the life and save it। अब हो क्या गया है, देखकर हमें क्लिक होता है कि अरे ये तो एब्सर्ड थिंग है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट सोचने पर हमें अब पता चलता है कि लाइफ लूज करना, लाइफ में का जो टाइम है वो किसी अच्छे काम पर स्पेंड करना, उससे क्या होने वाला है, ऑब्वियसली आगे चलकर हमको बेनिफिट ही होने वाला है। तो ऐसा कुछ रेफरेंस हम उसे जोड़ सकते हैं कि इट मे बी ट्रू, ऐसा हमें लग जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, देयर इज नो वन सो पुअर एज अ वेल्दी माइजर। वेल्दी बहुत रिच एंड पुअर, ये एब्सर्ड लग रहा है कि ये ऐसे वेल्दी पर्सन जितना पुअर कोई भी दुनिया में नहीं है, ये एब्सर्ड लग रहा है। लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि ये माइजर है, ये वेल्दी रहे ना रहे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो माइजर है, बहुत कंजूस है, मक्खी चूस है। दूध में चाय में मक्खी भी गिरती है तो उठा के चूस लेता है, इतना कंजूस है। तो उसके पास पैसा है नहीं है, वो पुअर ही सबसे बड़ा पुअर होने वाला है। ये ट्रुथ, ये रियलिटी हो सकती है। तो ये जो एब्सर्ड दिखने वाला है सेंटेंस, वो रियलिटी रिवील करता है। तो दिस इज पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आई नो
वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नो नथिंग। अरे रीड करने पर तो ये एकदम एब्सर्ड दिख रहा है, लेकिन अगर हम डीपली सोचते हैं, आई नो वन इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे एक इंपॉर्टेंट थिंग पता है। कौन सी? कि मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो कभी कभी होता कैसे है लाइफ में, कुछ ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हमें पता न होना ही अच्छा होता है, ये रियलिटी है। तो ये ऐसे होते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, ये 3 फिगर्स ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट। क्या कहा मैंने? कॉन्ट्रास्ट। ये भी कॉन्ट्रास्ट, ये भी कॉन्ट्रास्ट पर बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच है। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो बताया है वो ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है। हमारी पोएम में से कोई पोएटिक लाइन वहां पर एग्जाम में देंगे और उसमें अगर एंटीथेसिस है तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑक्सीमोरॉन है तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है तो कुछ ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट अगर है तो बेझिझक पूछते रहो। ठीक है बच्चों, मैं कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच नंबर 9, दैट इज आयरनी। अब आयरनी क्या होती है? व्यंग, विडंबना। और आयरनी में सटायरिकल राइटिंग होती है। अब देखिए बच्चों, आयरनी में रियल मीनिंग, जो हमें पंक्ति दी गई है, सेंटेंस दिया गया है, उसका रियल मीनिंग जो होता है ना, वो टोटली अपोजिट होता है देन दैट ऑफ लिटरली कन्वेड। वर्ड टू वर्ड मीनिंग जैसे निकलता है सेंटेंस का वो, और जो एक्सपेक्टेड इंटेंडेड मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं। ध्यान में क्या रखना है? इन आयरनी रियल मीनिंग या इंटेंडेड एक्सपेक्टेड मीनिंग इज टोटली अपोजिट देन दैट ऑफ लिटरली कन्वेड। बस ये इतनी एक लाइन ध्यान में रखनी है, इतना एक सेंटेंस एज द एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रखना है। एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल, विजडम विल डाई विथ यू। क्या दिया है देखो, विजडम विल डाई विथ यू, ये पहला एग्जांपल। अब कोई बहुत होशियारी सिखा रहा है हमें, तो हम उसे कहते हैं कि यू, मतलब हमें किसी को कहना है कि आप एकदम मूर्ख, बेवकूफ हो, तो उसे हम कह रहे हैं कि विजडम विल डाई विथ यू। मतलब आप इतने होशियार हो कि विजडम आपके साथ इस दुनिया से चला जाएगा। तो यह है व्यंग, विडंबना, सटायरिकल राइटिंग। एक्चुअली वो वाइज है ही नहीं, वो बेवकूफ है। नेक्स्ट, रोजी इज सो ब्यूटीफुल दैट आई एम अफ्रेड टू मैरी हर। देखिए कैसे सटायरिकल राइटिंग है यहां पर। ब्यूटीफुल है तो अफ्रेड, ब्यूटीफुल है रोजी तो हम अफ्रेड होने की, मतलब मैरी करने के लिए डरने की कोई वजह हो नहीं सकती है। लेकिन यहां इस पंक्ति में रोजी इज सो ब्यूटीफुल दैट आई एम अफ्रेड टू मैरी हर, यहां पर जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकल रहा है उससे एक्सपेक्टेड मीनिंग अलग है कि रोजी ब्यूटीफुल है ही नहीं, तो वो कैसी है? वो अगली है। ये रियल मीनिंग है उसका। नेक्स्ट, You alone are the only beautiful lady in the world. Again, ये पहले जैसा आप सोच सकते हो, You alone are the only beautiful lady in the world. मतलब क्या वो अकेली ही है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है? Obviously not. वो अकेली है ही नहीं, उसके जैसे और भी है। ये रियल मीनिंग है, वो उनमें से एक हो सकती है। नेक्स्ट, Son, I became glad to see your wife dancing with other men and you with other men's wives. एक माँ अपने लड़के से मिलने के लिए शहर जाती है, जहां का माहौल, पार्टी का माहौल देखकर वो बड़ी पीड़ित हो जाती है, दुखी हो जाती है। लेकिन बच्चे को कहती कैसे है?
देखा क्या है उसने कि उसकी बहू दूसरे आदमी के साथ नाच रही है, बेटा दूसरों की बीवियों के साथ भी नाच रहा है। ये देखकर बड़ी तकलीफ होती है, बेचारी को दुख होता है, लेकिन कहती है कि बेटा मैं यहाँ आई और मुझे जन्नत देखने को मिली, मुझे बहुत खुशी मिली। कहती कैसे है? I became glad to see your wife dancing with other men. आपकी बीवी दूसरों के साथ नाच रही है, बहुत अच्छा लगा रे देख के। अच्छा लगा? नहीं, एकदम बुरा लगा है, लेकिन कहती है अच्छा लगा। ये लिटरली मीनिंग है, इंटेंडेड, एक्सपेक्टेड या रियल मीनिंग इससे उल्टा है। तो ध्यान में क्या रखना है? एक्सपेक्टेड मीनिंग इज टोटली अपोजिट, एकदम उल्टा मीनिंग होता है। जो दिया हुआ मीनिंग है वो उससे एक्सपेक्टेड हम जो करते हैं वो मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आयरनी में ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, इससे मिलती जुलती है लेकिन डिफरेंट है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, यूफीमिज्म। क्या है नाम देखो? यूफीमिज्म, मृदुक्ति। मृदु यानी सौम्य। इस फिगर ऑफ स्पीच में होता क्या है? कोई अनप्लीजेंट बात है, हार्श, वो बड़े प्लीजेंट वे से कही जाती है। कोई डिसएग्रीएबल बात है, सुनने के लिए, सहने के लिए बड़ी कठिन बात है, अनप्लीजेंट है, हार्श है, उसे एग्रीएबल वे से, प्लीजेंट वे से, माइल्ड वर्ड्स के साथ कहा जाता है, तो इसे इफ्यूमिज्म कहते हैं। इफ्यूमिज्म में क्या होता है देखो? इन इफ्यूमिज्म डिसएग्रीएबल, दैट इज अनप्लीजेंट या हार्श थिंग, आइडिया इज डिस्क्राइब्ड इन एग्रीएबल या प्लीजेंट या माइल्ड वे। समझ में आ रहा है? दो वर्ड ध्यान में रखने हैं, अनप्लीजेंट को प्लीजेंट वे से बताना, हार्श को माइल्ड वे से बताना, डिसएग्रीएबल को एग्रीएबल वे से बताना। यहां इफ्यूमिज्म में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखो, अब पहला एग्जाम्पल देखो, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। अब ये फेरी टेल जो है ना, ये माइल्ड वे है बोलने का। कैसे? इसका मतलब है झूठ बोलना, लाई। अगर हम किसी को सामने डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप झूठ बात कर रहे हो, तो उसे बुरा लगेगा, उसका मन पीड़ित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें उसको बताना भी है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन माइल्ड वे से अगर बताते हैं तो उसको पीड़ा कम होगी, हमारा काम भी बन जाएगा। तो उसे हम कहेंगे यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, मतलब वही है लेकिन तरीका अलग है। ये यूफेमिज्म में होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही वॉज द मैजेस्टीज गेस्ट फॉर 2 years। क्या है? ही वॉज द मैजेस्टीज गेस्ट फॉर 2 years। मतलब क्या है? वो जेल में है, इन प्रिजन, जेल। अब कोई व्यक्ति जेल में है, प्रिजन में है, ये ऐसे न कहते हुए वो मैजेस्टीज का गेस्ट है, ऐसा अगर कहते हैं तो वो माइल्ड वे बन जाता है, प्लीजेंट वे बन जाता है। ये अनप्लीजेंट बात है, प्लीजेंट वे से कही गई है। तीसरा एग्जांपल देखिए, कोई बच्चा एग्जाम में फेल हुआ है, उसे टीचर अगर डायरेक्टली बोलता है कि यू आर फेल्ड इन एग्जामिनेशन, आप फेल हो गए हो, तो ही विल बी शॉक्ड, उसे बहुत बुरा लगेगा, उसके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, तो ये सहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो टीचर कुछ अलग तरीके से वही बात बताएगा। कैसे? यू आर अनक्वालिफाइड। क्या कहा उसने? यू आर अनक्वालिफाइड, यू कुडंट मेक इट। तो ये हो गया माइल्ड वे। एग्रीएबल वे ये था डिसएग्रीएबल, फेल्ड इन द एग्जाम, फेल हो गया है, ये एकदम झटका देने वाली बात है। तो ये जो खतरनाक बात है फेल होने की बताना,
मुश्किल बात होती है तो ये माइल्ड वे से बताई गई है, ये सहने के लिए आसान भी लगता है कि अनक्वालिफाइड हो गए हो आप। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 एग्जांपल्स 4th, 5th एंड 6th। शी हैड पास अवे आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस, मतलब क्या, वो मर गई है। किसी को बताना है कि आपके घर में से कोई मर गया है तो उसे डायरेक्टली अगर हम बताते हैं कि आपका ये मर गया है तो वो शॉकिंग, मतलब सहने के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसको किस तरीके से बताते हैं, या डॉक्टर जब किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को बताते हैं उसकी डेथ के बारे में तो कैसे कहेंगे, शी हैड पास्ड अवे आफ्टर ब्रीफ इलनेस। पास्ड अवे मतलब डाइड। ठीक है, दूसरा, शी वॉज गैदर्ड टू हर फोर फादर्स। फोर फादर्स मतलब जो गुजर चुके हैं, वो हमारे पिछली जनरेशन के लोग। तो शी वॉज गैदर्ड टू हर फोर, वो उसके 4 फादर्स से मिलने गई है। तो क्या है, डाइड, मतलब वही बात है लेकिन कितने माइल्ड तरीके से बताई है, सुनने के लिए, सहने के लिए ये आसान रहेगा, ये एग्रीएबल वे है। नेक्स्ट, शी हैड फॉलन अस्लीप, बात वही है कि शी इज डेड, वो मर चुकी है। बाप रे, खतरनाक लगता है सुनने को। वो जिसे हम कहेंगे उसको कितना पीड़ादायक होगा, तो उसको माइल्ड वे से बताया गया है यहां पर, शी हैड फॉलन अस्लीप, वो शांत हो गई है। ठीक है, मृदुक्ति, डिसएग्रीएबल को एग्रीएबल वे से तरीके से एक्सप्लेन करना। ठीक है, अनप्लीजेंट प्लीजेंट, हार्श माइल्ड, डिसएग्रीएबल एग्रीएबल, इनमें से कोई भी एक पैर ध्यान में रखो एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब तक मैंने एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, आयरनी, इफ्यूमिज्म का एक्सप्लेनेशन और कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ इन फिगर्स ऑफ स्पीच में अगर आपको कुछ डाउट है, एक्सप्लेनेशन में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, कौन सी लाइन में वो कैसे यूज किया है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। है किसी को कुछ डाउट, पूछना है कुछ, बेझिझक पूछिए अगर है तो। ठीक है, नहीं है तो ये ध्यान में रखो अच्छी तरह से। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या कहा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट यानी एडजेक्टिव, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। अब इस फिगर ऑफ स्पीच में एक्चुअली होता क्या है, एडजेक्टिव जो है वो शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है from its original possessor to another to which it doesn't belong। मतलब कोई एडजेक्टिव या एपिथेट कहिए, ओरिजिनल पोजेसर से शिफ्ट करके किसी वस्तु, किसी अदर थिंग की ओर शिफ्ट किया जाता है। एग्जैक्टली वो उससे बिलोंग नहीं करता है, लेकिन पर्सन से थिंग की ओर वो शिफ्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन क्या ध्यान में रखना है, इन ट्रांसफर्ड एपिथेट ए एडजेक्टिव या एपिथेट इज ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजेसर टू अनदर वर्ड या थिंग टू विच डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग। अब एग्जाम्पल देखो, The man slept on a restless bed। क्या है सेंटेंस, The man slept on a restless bed। अब यहां ध्यान दो, रेस्टलेस की तरफ, ये है एडजेक्टिव। किसके लिए आया है सेंटेंस में, बेड के लिए। बेड के लिए रेस्टलेस, बेचैन बेड। एक्चुअली ये जो रेस्टलेस एडजेक्टिव है ना, इस पर्सन का है। यहां इस पर्सन का जो एडजेक्टिव है रेस्टलेस, बेड रेस्टलेस नहीं है, मैन रेस्टलेस है। तो ये रेस्टलेस मैन का एडजेक्टिव एपिथेट बेड की ओर शिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है
इसलिए नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इज दैट क्लियर? अनदर एग्जांपल देखिए, शी क्लोज्ड हर बिजी लाइफ आफ्टर या एट 70। देखिए क्या हुआ है, बिजी ये एपिथेट है, एडजेक्टिव है, वो लाइफ के लिए आया है, लेकिन लाइफ बिजी नहीं है। एक्चुअली बिजी कौन है? द पर्सन, मतलब ये इसका एपिथेट है। तो बिजी, द एपिथेट ऑफ शी पर्सन इज शिफ्टेड टू लाइफ, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट, द लिटिल बॉय स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। अगेन स्लीपलेस, बॉय स्लीपलेस है एक्चुअली, नॉट नाइट। तो बॉय से उसका एपिथेट एडजेक्टिव ये वाला इधर शिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है नाइट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज एंगेज्ड इन डिसऑनेस्ट कॉलिंग। डिसऑनेस्ट ये जो एपिथेट है ये कॉलिंग को दिया है। एक्चुअली कॉलिंग डिसऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट कौन है? द पर्सन, मतलब ही। ये डिसऑनेस्ट का पोजेसर इधर है, यहां से उस एडजेक्टिव को शिफ्ट किया है, इधर ट्रांसफर किया है, इसीलिए नाम दिया है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिनेक्डकी, निर्देशक, इंडिकेशन। अब सिनेक्डकी में होता क्या है, देखो, कोई पार्ट ऐसे यूज किया जाता है कि वो इंडिकेट करता है होल, या कोई होल इंडिकेट करता है पार्ट को। ध्यान में क्या रखना है? इन सिनेक्डकी वन पार्ट इज यूज टू इंडिकेट द होल और द होल थिंग टू इंडिकेट अ पार्ट। पार्ट, होल, होल, पार्ट, ये दो वर्ड ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला, मेनी माइंड्स वर पजल्ड अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ द स्टेट। क्या है देखो, मेनी माइंड्स वर पजल्ड अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ द स्टेट। अब यहां ये माइंड जो पार्ट है ना बच्चों, कौन सा? माइंड, ये वो स्टैंड करता है पर्सन को। माइंड ये पार्ट है, पार्ट इंडिकेट्स द होल पर्सन। अनदर एग्जांपल देखिए, इंडिया वोन द क्रिकेट मैच। अब यहां देखो, इंडिया वोन द क्रिकेट मैच, एक्चुअली इंडिया ये होल है, इंडिकेट करता है पार्ट को। पार्ट कौन सा है? क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। इंडिया होल पार्ट है, वो यूज किया है इंडिकेट करने के लिए टीम को, मतलब पार्ट को। होल फॉर पार्ट, पहले वाला था पार्ट फॉर होल। नेक्स्ट, ही हैड मेनी माउथ्स टू फीड। अगेन यहां पे देखिए, माउथ्स ये पार्ट है, वो स्टैंड करता है होल के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। होल क्या है? फैमिली मेंबर्स। पार्ट क्या है? माउथ्स। पार्ट माउथ और होल है फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट, हायर एक्स्ट्रा हैंड्स फॉर हेल्प। क्या है वाक्य? हायर एक्स्ट्रा हैंड्स फॉर हेल्प। अब यहां देखिए, ये हैंड्स जो है ये पार्ट है। क्या है ये? पार्ट है, पार्ट। और वो स्टैंड करता है होल के लिए। होल क्या है? पीपल। तो पार्ट होल इंडिकेट करने के लिए यूज किया है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, माई फीट वर डांसिंग। क्या सिर्फ पैर नाच रहे? नहीं, देन पूरी बॉडी। तो पार्ट है ये फीट, वो स्टैंड करता है बॉडी के लिए, मतलब फीट पार्ट है, वो स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर होल पर्सन्स बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स टू ट्रैवल।
आई रिपीट, आई हैव बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स टू ट्रैवल। अब यहां गौर से देखिए, ये जो न्यू सेट ऑफ व्हील्स है, क्या सिर्फ सेट ऑफ व्हील्स परचेस किया है ट्रैवलिंग के लिए? ट्रैवलिंग करने के लिए सिर्फ व्हील्स का सेट लिया है? नहीं। तो हमें क्या इंडिकेशन मिलता है वहां पर? ये जो पार्ट है अ सेट ऑफ व्हील्स, वो व्हीकल, इस होल पार्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है। क्या ध्यान में रखना? हियर द पार्ट सेट ऑफ व्हील्स स्टैंड्स फॉर द होल दैट इज व्हीकल, यू कैन से कार। ठीक है, इस फिगर ऑफ स्पीच में कुछ डाउट है? ये समझ में आ रहा है? आ गया है? ठीक है, ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट, 13th फिगर ऑफ स्पीच टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज मेटानमी। कौन सी है? मेटानमी। ये इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहां मेटानमी में क्या होता है, देखो, ऐसा कोई वर्ड यूज किया जाता है कि उसको हमें सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है तो एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाता है। मतलब वी नीड टू गिव वन सब्स्टिट्यूशन टू अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर गेटिंग एग्जैक्ट मीनिंग। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। ये वर्ड ध्यान में रखना, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना है, किसी वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे से तो उसका मीनिंग मिलेगा। कौन से दूसरे से? जिससे वो एसोसिएट करता है, अटैच है, ये ध्यान में रखना। हियर चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू कैन से हियर चेंज ऑफ एनीथिंग इज डिजाइन्ड designated by the name of something which it generally associated or attached। देखिएगा, ऐसा कोई वर्ड वहां हमें दिखता है जिसको हमें रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट देना है किसी दूसरे वर्ड से। दूसरा कौन सा? जो उससे एसोसिएट है, अटैच है, दिखता नहीं है लेकिन वो अटैच होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। पहला, यू मस्ट रिस्पेक्ट द चेयर। यू मस्ट रिस्पेक्ट द चेयर। यहां द चेयर जो है ना, इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है चेयर पर्सन से। क्या चेयर को रिस्पेक्ट करना है? नहीं। देन किसको? जो पर्सन चेयर पर बैठा है उसे रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो द चेयर को सब्स्टिट्यूशन दिया चेयर पर्सन। चेयर स्टैंड्स फॉर चेयर पर्सन, मेटानमी। नेक्स्ट, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। आप देखिए बच्चों, पेन, स्वॉर्ड यानी तलवार, वेपन है, वेपन। क्या तलवार से भी ये पेन माइटियर, पावरफुल होता है? तो पेन नहीं। देन वॉट एवर वी राइट यूजिंग दैट पेन, मतलब पेन शुड बी रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय राइटिंग, तो एग्जैक्ट मीनिंग हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। बच्चों, शेक्सपियर नहीं पढ़ रहे हैं। देन व्हाट? द लिटरेचर ऑफ शेक्सपियर। क्या कहा मैंने? जो भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, कंपोज किया है, उनका जो भी लिटरेचर है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां सब्स्टिट्यूशन देना है लिटरेचर से, नॉट शेक्सपियर बट हिज लिटरेचर। नेक्स्ट, प्लेग हैज विडोड हर। आई रिपीट, प्लेग हैज विडोड हर। प्लेग ने उसे विडो बनाया, विधवा बनाया। क्या प्लेग ने बनाया? नहीं, प्लेग को सब्स्टिट्यूट करना है। हुआ क्या? प्लेग की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड द डेथ ऑफ हस्बैंड ने उसको विडोर बनाया। ठीक है, तो प्लेग शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ये सब्स्टिट्यूशन देना है। नेक्स्ट, ऑल द बेंचेस आर एक्साइटेड टू नो द रीजन।
ठीक है। ऑल द बेंचेस आर एक्साइटेड टू नो द रीजन। बेंचेस, बच्चों बेंचेस एक्साइटेड नहीं है, देन बेंचेस को सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट से। कौन एक्साइटेड है? स्टूडेंट्स। बेंचेस आर लेजी, बेंचेस लेजी नहीं है, लेजी कौन है? स्टूडेंट्स। तो बेंचेस को सब्स्टिट्यूट किया बाय स्टूडेंट्स। मेटानिमी में ऐसे किसी वर्ड को, जैसे ये एग्जांपल में बेंचेस को उससे एसोसिएट करने वाला है स्टूडेंट, उससे रिप्लेस करना है। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है? ये समझ में आ गया अच्छी तरह से? पक्का? ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में, सेशन में हमने जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिवली पोएट्री में यूज किए जाते हैं। आज जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए हैं उसमें कहीं पर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो कंफ्यूजन हमसे आप क्लियर करवा के लीजिए। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया है, पूछा कैसे जाएगा? नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। तो आपको ऐसे नेम लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफली लिखना है, इन शॉर्ट लिखना है, बहुत लेंथी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन बताया है वो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल्स आपकी पोएम्स में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज जितना भी हमने पढ़ाया है उसमें अगर फिर से मैं बता दूं, इफ यू डू हैव एनी डाउट प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन यू मस्ट क्लेरिफाई दोज फ्रॉम मी। आई एम हियर टू असिस्ट यू। कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो बेझिझक आप बोलिए, आई एम कमिटेड टू सपोर्ट यू। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। हम आज यहां रुकते हैं। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच है जो हमारी पोएम्स में यूज की जाती है उनके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं, उनका भी ब्रीफली डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो यहां रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।